अतीत की यादों से बाहर निकलकर रचित अपने वर्तमान में लौट आता, जहां न डिम्पी उसे छोटे रचित को याद थी और न रचित उसके सामने जा पाता। रचित चुपचाप सोफे के बेड पर लेट जाता, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि आज उसे किसी काम को अंजाम देना था। रात के 1 बजे ठीक रचित की नींद खुलती और वो दबे पांव फिर कमरे से बाहर निकलता है। उसके बाहर जाने के थोड़ी देर बाद ही डिम्पी की नींद टूटती। आह, पानी! वो पानी के लिए नींद से कुनमुना कर उठती। पानी पीते ही उसकी नजर टेबल पर गई। ये क्या रखा है खाना? भूख तो लगी है और भूख की वजह से नींद भी नहीं आ रही, क्या करूं, खा लूं क्या? डिम्पी आधी रात को बड़े ही चाव से खाना खा लेती। खाते हुए उसकी नजर सोफे पे गई, जहां रचित वहां नहीं था। ये कहाँ गया? कहीं फिर से डैड के रूम में तो नहीं? डिम्पी जल्दी जल्दी खाना खाकर रूम से बाहर निकल कर उसी रूम की ओर जाती जहां रचित गया था। दरवाजा खुला रहने पर वो श्योर हो जाती रचित यही है, और उसका अंदाजा सही निकलता। रचित उस रूम में कुछ तलाश कर रहा होता। वो एक एक चीज को खंगाल कर देख रहा था, जैसे किसी चीज को वो ढूंढ रहा हो, और आखिरकार उसे वो चीज मिल ही जाती। रचित के हाथों सफेद रंग की कागज थी, जिस पर कोर्ट के मोहर लगे हुए थे, और इस पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे ध्यान से पढ़ने के बाद रचित 2 पल के लिए वही खड़ा रह गया। ये तो कपूर मैंशन के पेपर्स है, पर इस पर तो पापा के नाम पर ही लिखा गया है। मलय मल्होत्रा। मिस्टर कपूर ने घर के पेपर्स पर अपने नाम पर क्यों नहीं रखा, जबकि पापा तो है ही नहीं और मेरे बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता। रचित खड़े खड़े सोचता रहा और इस गुत्थी को सुलझाता रहा। यहाँ डिम्पी रूम के बाहर खड़ी उस पर ही नजर रखी हुई थी। ओ गॉड, ये एक ही जगह तभी से खड़ा होकर कौन सा मंत्र पढ़ रहा है? और उसके हाथ में क्या है? कहीं डैड के प्रॉपर्टी पेपर्स तो नहीं? ओह नो, कहीं डैड के प्रॉपर्टी पेपर्स अपने नाम पर तो नहीं करवाने वाला? सो चिप, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। डिम्पी आगे बढ़ने को हुई, तभी रचित कमरे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। डिम्पी वापस अपने कमरे की ओर चली गई और बेड पर सोने का नाटक करने लगी। रचित कमरे में आता और एक नजर डिम्पी पर डालता। उसे सोते हुए देख निश्चिंत होकर वो पेपर्स अपने अलमारी के लॉकर में रख देता और फिर सोफे पे लेट जाता। डिम्पी की आंखें खुलती और रचित को सोता हुआ देख मन ही मन दांत पीसते हुए कहती, सो लो, आराम से, जीतना सोना है, कल का दिन तुम्हारे लिए सोने का टाइम नहीं बचेगा। वो पेपर्स क्यों तुमने रखे, जिसका पता मैं लगा कर रखूंगी। अगली सुबह डिम्पी को रचित के ऑफिस जाने का इंतजार था। मिस्टर कपूर और रचित बारी बारी से ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं और डिम्पी रूम के बालकनी से उन्हें जाते हुए देख चेहरे पर व्यंग मुस्कान छा जाती है। वो सोफिया को बुलाती। सोफिया, जब तक मैं ना कहूँ वो बुढ़िया ऊपर नहीं आनी चाहिए। ओके मैम। सोफिया ने आदेश पाते ही अपने काम पर लग जाती। यहाँ डिम्पी रूम के अंदर जाते ही किसी को कॉल करती हैं। मैंने जो काम दिया था वो हो गया? हाँ हो गया, मैंने उस लॉकर का कोडवर्ड व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है। कॉल पर दूसरे व्यक्ति ने कहा। डिम्पी फोन ऑन करके उस कोडवर्ड को लॉकर की स्क्रीन पर टाइप करती और कुछ ही देर में उसकी आंखें चमकने लगी। लॉकर खुल चुका था। डिम्पी बड़ी ही चालाकी से रचित के जाने के बाद कमरे में जाती हैं, जहां रचित की पर्सनल अलमारी थी। उसके लॉकर को खोलने के लिए डिम्पी ने पहले से ही किसी को काम पर लगा रखा था, और अगले ही पल उस लॉकर का कोडवर्ड का पता चलते ही डिम्पी के सामने लॉकर खुल जाती। लॉकर के खुलते ही डिम्पी की आंखें चमकने लगी। ये सब देखती हूँ, इसके अंदर क्या राज छुपा है? डिम्पी लॉकर के सामान को खंगालने लगी। उस लॉकर में रचित के कुछ पर्सनल सामान भी थे, पर डिम्पी की आंखें तो कल रात वाली पेपर्स पर थी, जो रचित ने उसके डैड के रूम से लाकर छुपा कर रखा था। और आखिरकार डिम्पी के हाथों वो पेपर्स लग ही गई। डिम्पी जल्दी जल्दी उस पेपर्स को उलट पलट कर देखने लगी। ओह, यानी मेरा शक सही था, ये डैड के प्रॉपर्टी पेपर्स है। तो उसकी नज़र डैड के प्रॉपर्टी पर है। डिम्पी प्रॉपर्टी पेपर्स को आगे पढ़ने लगी और जैसे जैसे वो पेपर्स को पढ़ती गई उसके होश उड़ गए। व्हाट? इस प्रॉपर्टी में तो डैड का नाम ही नहीं लिखा, किसी मलय मल्होत्रा का नाम है। पर ये तो हमारे मेंशन के ही प्रॉपर्टी पेपर्स है, फिर डैड का नाम क्यों नहीं है इसमें? और ये मलय मल्होत्रा कौन है? डिम्पी के होश हवा हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तभी उसकी नज़र लॉकर पर रखी गई बाकी सामान पर जाती है।
ये सब क्या है? ये खिलौने। ये अभी भी क्या खिलौने ये खेलता होगा? उफ, कुछ भी बिलीव कर पाना मेरे तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये किसकी फोटो है? डिम्पी के हाथ एक फोटो पर जाती हैं, जिसमें एक आदमी, दूसरी तरफ एक औरत और बीच में 3 साल का छोटा बच्चा रहता है। डिम्पी उस फोटो को गौर से देखने के बाद कहती, मुझे इस फोटो में लोग जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? कहीं मैंने देखा है इन्हें। ये औरत मुझे जानी पहचानी सी लगती है, ऐसा लग रहा जैसे बहुत करीब से देखा है मैंने इन्हें, पर कहाँ देखा है? डिम्पी सोचने पर मजबूर हो गई, क्योंकि ये उसके बचपन की कुछ धुंधली सी यादें थी। तभी पैरों की आहट की आवाज सुनाई देती, लगता है कोई आ रहा। डिम्पी जल्दी वो सारा सामान वही लॉकर में रख देती और प्रॉपर्टी के पेपर्स की फोटो अपने फोन पर क्लिक करके जल्दी से लॉकर बंद कर वो रूम के विंडो के पीछे छुप जाती। कदमों की आहट अब तेज होने लगी। रूम का दरवाजा खुलता, सामने रचित एक नजर पूरे रूम में दौड़ता, अपनी अलमारी की तरफ जाकर वो अच्छे से उसका मुआयना करता। यहाँ तो सब ठीक है, फिर मुझे लॉकर का अलर्ट नोटिफिकेशन क्यों आया? क्या मैंने आने में देर कर दी? लेकिन यहाँ तो सब वैसा ही है जैसे कल रात छोड़ कर गया था। रचित कमरे की चारों ओर देखकर आश्वासन करता है, वही डिम्पी उसी कमरे के विंडो के पर्दे के पीछे छुपी गॉड से प्रे कर रही होती। प्लीज गॉड बचा लो, किसी भी हालत में ये मुझे देख न पाए, वरना सब गड़बड़ हो जाएंगी। प्लीज प्लीज गॉड। रचित कमरे में किसी के होने की मौजूदगी का एहसास होता। वो महसूस कर पा रहा था वहां उसके अलावा भी कोई है। वो धीरे धीरे खिड़की के पास जाने लगा, डिम्पी की धड़कने और बढ़ने लगी। गॉड प्लीज हेल्प मी, ये लास्ट टाइम है, आगे से कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज बचा लो प्लीज। रचित खिड़की के पास पहुंच ही चुका था कि तभी रूम का दरवाजा खुलता। सामने सरला जी होती। अरे रचित बेटा, तुम कब आए? सरला जी ने कहा। माँ आया नहीं, वो मैं किसी काम से आया हूँ, अभी ऑफिस निकल जाऊंगा, रचित ने कहा। तभी रचित के कुछ खटका, वो सरला जी से कहता, माँ वैसे आपकी बहू दिखाई दे रही कहाँ है? बहू कमरे में ही तो थी, पर पता नहीं, शायद नीचे होगी, सरला जी ने अंदाजा लगाते हुए कहा। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं, आपकी बहू से भी मिल लूंगा और फिर ऑफिस चला जाऊंगा, रचित ने कहा। अच्छा तो अब समझी मैं, साफ साफ क्यों नहीं कहता बहू से मिलने आया था? हाँ, सरला जी ने रचित की टांग खिंचाई करते हुए कहा। माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं। हाँ हाँ, अब बातें मत बना, खूब जानती हूँ तुझे। कहते हुए दोनों माँ बेटे रूम से नीचे जाते हैं। यहाँ डिम्पी की हालत खराब हो जाती है। ओ गॉड, ये लोग तो मुझे ढूंढने नीचे गए हैं, अगर मैं उन्हें हॉल में न देखूं तो ये तो मुझ पर शक करने लगेगा और यकीन भी कि मैं ही कमरे में थी। डिम्पी जल्दी जल्दी कुछ सोचने लगी, वो खिड़की के नीचे से झांकती और उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता। अब की वो रूम के खिड़की के पास बनी पाइपलाइन से चढ़ते हुए नीचे उतरती। उसे ऐसा करते देख गार्डन के माली भी मुंह खोलकर देखते रहे। वो उसे रोकने की भी कोशिश करते। अरे अरे मैडम जी, ऐसा न करो, गिर जवात हो तो हाथ पैरवा टूट जावत। हम का बोल देयत तो सीढ़ी लगवा देते आपके वास्ते। पर डिम्पी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से नीचे उतर जाती हैं। ऊंचाई ज्यादा न रहने की वजह से उसे ज्यादा समय भी नहीं लगा और वो मेंशन के हॉल तक पहुंच गई। माँ आपकी बहू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो है भी या नहीं घर पर? रचित गलियारे से होकर गुजरते हुए यहाँ वहाँ देख रहा था। अरे वाह, बहुत चिंता हो रही है अपनी पत्नी की, कहीं नहीं खोई है तेरी पत्नी? यही होगी, देखो कहा था न यही होगी। अब जा जाकर मिल ले, मैं चलती हूँ। मुस्कुराते हुए सरला जी चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रचित ने टेढ़ी नजर डिम्पी पर डालता हुआ कहता। सो वॉट, मुझे कहाँ होना चाहिए था अपने घर के अलावा? डिम्पी ने भी उसी ताव में आकार कहा। वो रचित को खुद पर शक नहीं होने देना चाहती थी। मेरा मतलब है कि तुम तो हमेशा अपने रूम में होती हो, फिर यहाँ अचानक से वो भी अकेले बैठी। मेरा मन, मैं अकेली बैठूं या किसी को साथ में लेकर बैठूं, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिम्पी ने पहले वाले अंदाज में आकर कहा। आर यू श्योर तुम रूम में नहीं थी? रचित ने फिर एक बार कहा। मैंने अभी क्या कहा तुमसे? मैं यहाँ रिलैक्स फील करने के लिए बैठी हूँ, जो तुम मुझे फील करने नहीं दे रहे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डिम्पी ने चिढ़ते हुए अंदाज में कहा। कुछ नहीं,
रचित ने कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारा ऑफिस टाइम है, तुम ऑफिस छोड़कर कैसे चले आए? डिम्पी ने रचित को घूरते हुए कहा, वो मुझे कुछ काम था, एक इम्पोर्टेंट फाइल लेनी थी, इसलिए घर आया था। रचित ने कहा, ओ रियली, तुम्हारे दोनों हाथों में तो मुझे कोई इम्पोर्टेंट फाइल नहीं दिखाई दे रही। डिम्पी अपने दोनों हाथों को फोल्ड करती हुई व्यंग से कहती, वो मैंने ड्राइवर को फाइल भेज दिया है, मैं बस जा ही रहा था। कहते हुए रचित वहां एक और मिनट भी नहीं रुकता, सीधे बाहर निकल जाता। यहाँ जाते हुए रचित सोचने लगा, ये लड़की तो मुझे ही कटघरे में खड़ा देगी, ऐसे सवाल कर रही थी जैसे मैंने कोई मर्डर किया हो। कहते हुए रचित गले की टाई खींचता रहा। यहाँ रचित को ऑफिस जाते देख डिम्पी राहत ही सांस भरती। थैंक गॉड ये गया, वरना आज मैं जरूर फंसती। अच्छा हुआ कि सही टाइम पर मैं खिड़की से कूदकर हॉल में चली आई। मुझे यहाँ न देखकर उसका शक तो यकीन में बदल जाता कि मैं ही रूम में थी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये ऑफिस से सडनली घर कैसे आ गया? कहीं इसे भनक तो नहीं लगी मेरे लॉकर खोलने की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिस तरह मैंने उसे जवाब दिया है वो शक करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। डिम्पी रूम की ओर जाने लगी। कुछ नौकर मिलकर रचित की अलमारी की दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे थे। अरे इसे कहाँ ले जा रहे? डिम्पी ने नौकरों से कहा। वो मैम, रचित सर इसे माजी के रूम में शिफ्ट करने को कहा है। नौकर ने कहा। ओह, तो इसका मतलब उसे भनक लगी थी, तभी वो दौड़ा चला आया अपना राज छुपाने। जितना भी छुपाने को कोशिश करो, मैं पता लगा कर ही रहूंगी, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? डिम्पी ने कुछ सोचते हुए कहा। चल क्या रहा है उसके दिमाग में? कहीं वही तो नहीं थी रूम में और मेरे लॉकर से छेड़छाड़ कर रही थी। रचित ऑफिस के कैबिन में बैठा सोच रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता। हाँ शान, बोलो। सर, मैंने आपके लॉकर के सिस्टम के बारे में किसी को चेक करने को कहा है, थोड़ी ही देर में रिजल्ट आ जाएगा। आखिर आपके लॉकर के साथ किसने छेड़छाड़ की है? शान फोन पर कहता है। हम ठीक है। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता। वो जो कोई भी है मेरे हाथों से बच नहीं सकता। मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, ये कोई नहीं जान सकता जब तक मैं न चाहूं। रचित के हाव भाव बेहद सख्त हो गए। मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर ये मलय मल्होत्रा कौन है और हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर उनका नाम क्यों है? और जब रचित ने उस पेपर्स पर डैड का नाम न पाकर कर मलय मल्होत्रा का नाम पढ़ा तो उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? अब तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उसके किसी काम के नहीं, क्योंकि उनमें डैड का नाम है ही नहीं, फिर उसने क्यों उसने पेपर्स को संभाल कर रखा? और वो फोटो जिसमें आदमी, औरत और वो बच्चा कौन था? अगर वो बच्चा रचित हुआ तो वो औरत उसकी माँ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। डिम्पी के दिमाग में एक बाद एक प्रश्न उलझते गए। वो सोचते हुए कमरे से बाहर निकलकर चहलकदमी करती रही। तभी उसकी नजर कमरे में बैठी सरला जी पर गई और उसके दिमाग में फिर से कोई आइडिया सूझा। सरला जी कमरे में बैठी स्वेटर बुन रही थी। तभी डिम्पी का आना उन्हें ध्यान आया। बहू आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? सरला जी के कहने पर डिम्पी उनके पास जाकर बैठ गई। और सरला जी खुद ही कहने लगी, तुम यही सोच रही होंगी कि इस नए जमाने में मैं स्वेटर क्यों बुन रही, जबकि आजकल तो दुकानों में पलक झपकते ही सब कुछ मिल जाते हैं। सरला जी ने कहा, वैसे ये आप किसके लिए बना रही हैं? डिम्पी ने कहा, रचित के लिए। उसे मेरे हाथ की बनी स्वेटर ही आती है, इसलिए हर साल उसके लिए मैं बनाती हूँ। सरला जी ने कहा, वैसे आप और रचित ही? मेरा मतलब है कि आपके परिवार में और कोई नहीं रहता? रचित के पापा? डिम्पी ने हिचकिचाते हुए कहा, हम तीन के अलावा हमारा कोई परिवार नहीं था। रचित के पापा की मौत के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार बन गए। रचित 10 साल का था जब उसके पापा की मौत हो गई थी। सरला जी ने कहा, तो फिर रचित की पढ़ाई लिखाई आप कैसे संभालती थी? डिम्पी ने कहा, रचित के पापा की मौत के बाद मैं और रचित अपने गांव चले गए। कहने को हमारे पास बस छोटा सा घर था, लेकिन अपना था। रचित की पढ़ाई लिखाई गांव के सरकारी स्कूल में ही हुई और मैं भी उस स्कूल में काम किया करती थी। रचित पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए शहर की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल से ही भेजा गया। धीरे धीरे आगे की क्लास के लिए उसे स्कॉलरशिप मिलती गई और उसने उसी के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी की। सरला जी कहती गई और डिम्पी ध्यान से उनकी बातों को गौर करती गई।
कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।